हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग सीए क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एक बार मैं जल्दी से आपको रिकॉल करवा देता हूं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनेंशियल एसेट किया था, फाइनेंशियल लाइबिलिटी की थी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किया था। तो एक बार मैं आपको जल्दी से रिकॉल करवा देता हूं। हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया था कि फाइनेंशियल एसेट क्या होता था, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती थी। उसका मैं आपको चार्ट के थ्रू करवा देता हूं जल्दी से। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट तो मैंने वैसे आपको रिवाइज करवा दिया था, बट एक बार फिर मैं आपको करवा देता हूँ। जो मेरे पास कैश या कैश इक्विवेलेंट होता है उसको हम फाइनेंशियल एसेट कहते हैं। या फिर मेरे पास कोई इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है किसी और एंटिटी के, ठीक है, तो मेरे लिए क्या होगी फाइनेंशियल एसेट। अगर मेरे पास सब्सिडरी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एसोसिएट के हैं, ज्वाइंट वेंचर के, तो वो इंडेस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाले में डील नहीं होते, उसके लिए सेपरेट इंडेक्स है, इंडेक्स 27। तो वो हम जब डिस्कस करेंगे तब वहीं पे डिस्कशन करेंगे कि अगर मेरे पास सब्सिडरी के इक्विटी शेयर्स हैं, एसोसिएट के, ज्वाइंट वेंचर के, तो उसका क्या ट्रीटमेंट वगैरह होगा, वो सब वहीं होगा। कैश रिसीव करने का तब भी फाइनेंशियल एसेट। अगर फाइनेंशियल एसेट रिसीव करने का हक है मेरे पास तो भी मेरा फाइनेंशियल एसेट। और अगर मेरे पास कोई डेरिवेटिव मतलब कि कोई कॉल ऑप्शन वगैरह का, ये मैंने एग्जांपल दिया था, वो है तो और मेरी पोटेंशियली फेवरेबल मेरी कंडीशन में है, मतलब कि मेरे फायदे में है, तो उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, अभी इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या था मेरा। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का भी हमने एक चार्ट प्रिपेयर किया था कि मेरी अगर ओब्लिगेशन बनती है पे करने की या फिर डिलीवर करने की, क्या कैश देने की मेरी एक ओब्लिगेशन बनती है, एक कंपल्सन बनती है, एक लाइबिलिटी बनती है, तो क्या होगा मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी। या फिर मेरी कोई फाइनेंशियल एसेट देने की ही लाइबिलिटी बन रही है, ओब्लिगेशन है कि मेरे को फाइनेंशियल एसेट देनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो क्या होगा मेरे लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और अगर मेरे पास कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ऊपर हमने देखा था पोटेंशियली फेवरेबल था तो मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट था। अगर ये पोटेंशियली अनफेवरेबल हो जाता है, मतलब कि मेरे लिए घाटे का सौदा है, इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैंने कोई ऑप्शन सेल किया था, मेरी ओब्लिगेशन बनती है कि चाहे उसका रेट मेरे फायदे में जाए नुकसान में जाए, मेरे को अगर सामने वाला मांगने आएगा तो मेरे को देना पड़ेगा उसको। ठीक है, इसका मैंने एक एग्जांपल भी लाइबिलिटी वाला भी आपको इलस्ट्रेशन करवाया था, जिसके अंदर की इलस्ट्रेशन हमने देखा था कि उसमें लाइबिलिटी मेरी पहले देनदारी ज्यादा बन रही थी, फिर बाद में देनदारी कम बनी थी कुछ मॉडिफिकेशन होने की वजह से। तो वो देनदारी कम बनी थी तो उससे क्या हुआ था, मेरा फायदा हुआ था, मेरे फायदे में था, तो उसको क्या बोला था, चाहे लाइबिलिटी था तो मेरा जो फायदा हुआ था पोर्शन, उसको मैंने बोला था फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि मेरा पोटेंशियली फेवरेबल था। अब यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में होगा अगर मान लो, तो मतलब कि मेरे लिए घाटे का सौदा, पहले ज्यादा देना पड़ता, मतलब पहले कम देना पड़ता, अब कुछ मॉडिफिकेशन हो गया तो उसकी वजह से ज्यादा देना पड़ रहा है, तो क्या होगा मेरे लिए अनफेवरेबल, मेरे घाटे में है वो, तो वो हो गया मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी वगैरह। और इसके बाद मैंने आपको इक्विटी का बताया था, इसमें भी सबसे मेन हमारा अभी एक पोर्शन पेंडिंग था फाइनेंशियल लाइबिलिटी में भी, इक्विटी। अगर मैं आपको इक्विटी इशू कर रहा हूं, शेयर्स वगैरह इशू कर रहा हूं, तो उसको हम कैसे, कब इक्विटी मानेंगे, कब फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानेंगे, उसका देखा था मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल भी बनवाई हुई थी। मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूँ, नोट्स पे वहां से इजीली हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हमने था इशू वेरिएबल नंबर ऑफ ओन शेयर्स। यहाँ पे अगर वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रहे थे तो हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी। और अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स, कौन से, यहाँ पे ओन शेयर्स होने चाहिए, खुद के शेयर्स होने चाहिए, ठीक है, इक्विटी में खुद के शेयर्स इशू करने होने चाहिए, किसी और के नहीं, मेरे खुद के शेयर्स इशू करूंगा। अगर किसी और कंपनी के इशू करूंगा तो मेरी फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी ना देने की, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन गई मेरी, समझे। अगर मेरे पास किसी और कंपनी के शेयर्स हैं, वो देने की ओब्लिगेशन है, तो मतलब कि मेरे लिए तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन गई वो, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट दे रहा हूं, समझे। अब इसके बाद मैंने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का देखा था, उसमें होता था रेजिडुअल इंटरेस्ट, मतलब कि इसके गुण देखने हैं कि इसमें रेजिडुअल इंटरेस्ट होना चाहिए और कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए, किस चीज की, कैश या फिर फाइनेंशियल एसेट डिलीवर करने की। इसमें अगर मेरे को इशू करना ही पड़ेगा तो क्या मेरे को खुद की कंपनी के शेयर्स इशू करने की होनी चाहिए ओब्लिगेशन, ना कि इनकी, ठीक है। अगर इशू करना ही है मेरे को, जैसे कन्वर्टिबल वगैरह का मैंने देखा था, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वगैरह का एग्जांपल लिया था मैंने, समझे। अब उसके अंदर इस केस में मैंने आपको एक एग्जांपल भी लिया था कि मेरे पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन नहीं है डिलीवर करने की कैश वगैरह, तो इसमें मैंने आपको एक हल्का सा एग्जांपल भी दिया था कि अगर इंटरेस्ट मेरा डिस्क्रिशन है, पे करना जरूरी नहीं है, तो उस केस में क्या होता था, उसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी वगैरह मान लेते थे। मतलब कि डिस्क्रिशन होता था, पे करना जरूरी नहीं था, तो उस केस में हम उसको इक्विटी मान लेते थे। अगर जरूरी था पे करना तो उसको मैंने बोला था कि वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन जाता है। मतलब कि अगर कंपल्सन थी, ऑब्लिगेशन थी, मेरे को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट,
तो उस केस में लाइबिलिटी थी। अगर नहीं थी, ऐसा मेरी डिस्क्रिप्शन थी, देना हो दो, नहीं देना मत दो, तो मेरे लिए होगी थी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करवाता हूं मैं आपको। इसके लिए एक और चीज मैंने बताई थी, फिक्स्ड नंबर ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। मतलब कि मेरी कंसिडरेशन होगी जो, उसका मैंने एक चार्ट टेबल बनवा रखी थी, कंसिडरेशन फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अगर मेरे को कंसिडरेशन फिक्स है पहले से, और मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो खुद के ओन इक्विटी शेयर्स जो इशू करने हैं, डिलीवर करने हैं, वो भी अगर मेरे फिक्स हैं, ये दोनों ही फिक्स हैं, तब तो मेरा इक्विटी माना जाएगा। अगर इनमें से चाहे ये वेरिएबल हो, चाहे ये वेरिएबल हो, चाहे दोनों वेरिएबल हो, ठीक है, तो उस केस में मेरा ये फाइनेंशियल लायबिलिटी माना जाता था। ठीक है, इतना हम करके जो आ चुके थे। अभी उससे आगे का मैं आगे कंटिन्यू करवा देता हूँ। इसमें हमने काफी इलस्ट्रेशंस की थी, बट अभी कुछ पेंडिंग थी, तो मैं वो वाली पेंडिंग वाली करवा देता हूँ। यहाँ पे 22, 23, 24 ये तीन इलस्ट्रेशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, ऐसे स्टडी मेटल के थर्ड यूनिट पे, थर्ड यूनिट होता है 11.98 से शुरू। भाई ये आई थिंक सेकंड यूनिट चल रही है 9.8 से 1 से। हाँ, ये थर्ड यूनिट के हमें 22, 23, 24 इलस्ट्रेशन करनी है, पहुंच गया हूँ ये 22nd इलस्ट्रेशन। ठीक है, जल्दी से इसको निपटा देते हैं, फिर आगे भी कंटिन्यू करना है हमें। ऑन 1 जनवरी 2001 टेल लिमिटेड सब्सक्राइब करता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को अटल लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर्स को। कौन से कन्वर्टिबल, मतलब कन्वर्टिबल है, ठीक है, मतलब कि एक टाइम के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे शेयर्स में, अभी प्रेफरेंस शेयर्स है। अब कुछ भी हो, चाहे मैंने कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू की हो या फिर कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू की हो, कुछ भी हो, मैं तो उसके नेचर के अंदर जाऊंगा, उसका देखूंगा कि नेचर क्या है, समझे। तो अब इसके अंदर अगर मैं देखूं, मैंने इशू किया था इसको कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टिबल एज बिलो। ये कैसे कैसे कन्वर्जन होगा, इसका रेशो वगैरह क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह इशू करने होंगे, वो सब देखें यहाँ पे, उसमें देखते हैं 1:1 में कन्वर्टिबल हो जाएगा। मतलब कि अगर आपके पास एक प्रेफरेंस शेयर है तो आपको मतलब अगर आपके पास एक कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है तो आपको एक शेयर मिल जाएगा दूसरा। ठीक है, और इफ अनदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट, कब मिलेगा, इसके लिए कंडीशन तक दी, इफ अनदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है विद इन 1 ईयर। अगर एक साल के अंदर अंदर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है तो आपको एक शेयर मिल जाएगा कन्वर्जन में। और 1.5:1, मतलब कि एक शेयर के बदले में आपको 1.5 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में, किस केस में, इसकी क्या कंडीशन है, अगर प्रोस्पेक्टस फाइलिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि अगर मैं देखूं ये और ये इंटर रिलेटेड नहीं है, चाहे तो ये फुलफिल हो जाएगा तो ये इसके अकॉर्डिंग दे दूंगा, ये फुलफिल हो जाता तो इसके अकॉर्डिंग दे दूंगा। ये जरूरी नहीं है कि ये फुलफिल होगा तो ये वाला पहले फुलफिल होना जरूरी है, नहीं है ना, ये नहीं भी होगा फुलफिल तो भी ये दे दूंगा। मतलब कि इंडिपेंडेंट है आपस में, इंडिपेंडेंट सिनेरियो है दोनों के दो। ठीक है, तो इसमें क्या कहूंगा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा, ये अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गया, समझ रहे हो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मैं एक करवा के आया था, बट वहां पे डिटेल में नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूं। आपको यहाँ पे मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये वाला एक, ये कॉन्ट्रैक्ट 1 हो गया, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 हो गया, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो गए मेरे। अगर इनको यूनिक कब कहता है, जब मेरे ये इंटर रिलेटेड होते ही, मतलब कि ये फुलफिल होगा, आपस में कुछ रिलेशन होता है इनका, समझे। तो यहां पे रिलेशन नहीं है, रिलेशन वाला भी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगा जिसमें आपको दिखेगा कि हाँ रिलेशन कैसे होता है उसमें। ठीक है, इफ ए बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर सेल, ये मतलब कि कन्वर्टेबल हो जाएगा
2:1 में, मतलब एक शेयर के बदले में 2 शेयर मिल जाएंगे आपको। तो कब होगा? इफ ए बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ मेजोरिटी स्टॉक बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स इज एंटर्ड इनटू विद इन 3 ईयर्स, मतलब कि अगर कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ मेजोरिटी स्टेक, सेल ऑफ मेजोरिटी स्टॉक का कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट वगैरह हो जाता है विद इन 3 ईयर्स, तो ठीक है, ये क्या होगा मेरे, ये भी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इंटर रिलेटेड नहीं है, ये भी सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसको मैं कह देता हूं कॉन्ट्रैक्ट 3। कन्वर्टिबल 3:1 में हो जाएगा कब? इफ नन ऑफ दीज इवेंट्स अकर इन 3 ईयर्स टाइम, मतलब कि 3 साल के टाइम में अगर इनमें से कुछ भी इवेंट मीट नहीं करता, ना ये ना ये ना ये, तो मैं उसको 3:1 इशू कर दूंगा 3 ईयर के बाद, ठीक है। तो मतलब कि ये भी मेरा सेपरेट ही हो गया, ये अगर इनमें से कुछ भी मीट नहीं होता है तो आपको फिर इतने शेयर दे दूंगा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट 4 हो गया, ठीक है। अगर मैं इनमें देखूं नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अगर मेरे फिक्स्ड है, यहां पे कंसिडरेशन की बात नहीं की हुई है, तो हम क्या मानेंगे? हम यही मानेंगे कि फिक्स्ड ही कंसिडरेशन होगी, ठीक है। तो हमें ये सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, अगर नंबर ऑफ शेयर्स मेरे वेरिएबल होंगे उस केस में क्या करूंगा मैं? अगर नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल रहेंगे तो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, अगर नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड होंगे मेरे तो मेरा क्या हो गया? तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको कहूं, अगर कंसिडरेशन की बात भी करें, कंसिडरेशन इसके टाइम अगर मैं लॉजिकली भी बताऊं इसमें फिक्स्ड क्यों मानी गई? जैसे कन्वर्टिबल था प्रेफरेंस शेयर, मैंने पैसा दिया होगा प्रेफरेंस शेयर के टाइम पे, दोबारा से इसने पैसा मांगा कहीं नहीं, कहीं भी नहीं मांगा पैसा, ये रेशो अलग अलग हो रही है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स हो रहे हैं, बट ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है मेरे, समझ रहे हो? मेरे को सेम कॉन्ट्रैक्ट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके अंदर ही अगर नंबर ऑफ शेयर्स वेरी करते हैं तो उसको वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स कहते हैं, बट यहां पे तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट ही अलग अलग हो गई है, समझ रहे हो? कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है तो मैं आपको 1 साल, अगर ये 1 साल के अंदर इन्वेस्ट कर देता है स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर, तो आपको इतने शेयर्स दे दूंगा, समझ रहे हो? और 2 साल के अंदर अगर ये वाला काम हो जाता तो इतने शेयर्स दे दूंगा, मतलब कि ये दोनों मीट हो जाते हैं अगर, तो मैं इतने इतने शेयर्स उनको इशू कर दूंगा, समझ रहे हो? मतलब कि इंडिपेंडेंट है ये आपस में, इंटर डिपेंडेंट नहीं है कि अगर ये वाला फुलफिल हो गया तो ये वाले शेयर्स नहीं मिलेंगे आपको, इसके वाले मिलेंगे, अगर ये भी फुलफिल हो गया ये भी हो गया तो आपको ये भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे, समझ रहे हो? अभी इसमें पैसा जो मेरे को मिला होगा पहले ही मिल चुका होगा, बाद में बात नहीं हुई है, तो मतलब कि कंसिडरेशन मेरी फिक्स थी इसमें, इसलिए मैंने एजम्पशन भी ले ली कि हाँ कंसिडरेशन फिक्स है। अगर आप एग्जाम में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि इसमें फिक्स है नहीं है, तो आपको फिक्स ही मान लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एग्जामिन वेदर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विल बी क्लासिफाइड एज इक्विटी, इसमें बताओ कि इक्विटी माना जाएगा नहीं माना जाएगा। यहां पे अगर मैं देखूं, यहां पे एक शेयर के बदले में एक शेयर मिलना है, नंबर फिक्स हो चुका है कि आपको एक शेयर के बदले में एक मिलेगा, यहां पे भी एक शेयर के बदले में आपको 1.5 शेयर मिलेगा, ये भी फिक्स हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि एक कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर के बदले में आपको 2 शेयर्स मिलेंगे, यहाँ पे भी फिक्स है, ठीक है, कि आपको टोटल कितने मिलने हैं, और यहाँ पे भी फिक्स है। जब सब जगह फिक्स है तो सारे के सारे मेरे क्या हो गए? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गए, समझ रहे हो? In this case, the 4 events can be viewed as discrete because the achievement of each one of these can occur independently of the other as they relate to different periods. और ये पीरियड भी देखो इसमें डिफरेंस था, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, समझ रहे हो? जैसे फर्स्ट ईयर में ये मीट हो गया तो इसके पैसे दे दूंगा, ये शेयर इशू कर दूंगा, ये मीट हो गया सेकंड ईयर में, फिर ये वाले भी इशू करने पड़ेंगे, अगर थर्ड ईयर में ये भी मीट हो गया तो ये भी इशू करना होगा, समझ रहे हो? ये सेपरेट हो गए ना, मतलब कि अगर इन तीनों में से कोई नहीं होता तो इतने तो दूंगा ही मैं उसको 3 ईयर के बाद में। The arrangement can therefore be considered to be economically equivalent to 4 separate कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे 4 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना, देखो कॉन्ट्रैक्ट 1 2 3 4, ठीक है। अरेंजमेंट कैन बी कंसिडर देयरफॉर बी कंसिडर्ड टू बी इकोनॉमिकली, क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये वाला मीट हो गया, ये नहीं हुआ, जो जो मीट होते जाएंगे वैसे वैसे दे दूंगा। अगर ये चारों मीट हो गए तो चारों, ये तीसरे वाला तो नहीं होगा मीट, खैर
ये 3 मीट हो जाते हैं अगर तीनों के अकॉर्डिंग मैं इशू करूंगा। द अरेंजमेंट फॉर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, द प्राइस पर शेयर एंड द अमाउंट ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज फिक्स्ड इन ईच ऑफ दीज डिस्क्रीट पीरियड। द प्राइस पर शेयर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इज फिक्स्ड, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मेरे फिक्स हो चुके हैं विद ईच इवेंट रिलेटिंग टू डिफरेंट ईयर एंड देयरफॉर ए सेपरेट रिस्क। तो सभी का सेपरेट रिस्क वगैरह जो भी है सब ठीक है, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेक्स्ट मीट हो गया, तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। समझे? इसके अंदर मेरे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हैं, सबसे मेन ये मानने की बात है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता ना, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये सक्सेसफुली प्रोस्पेक्टस फाइलिंग हो जाती है अगर 2 साल के अंदर, तब हो गया। अब इसके बाद मैं आपको 23rd करवा देता हूँ। ये वाला है आपका इंटर रिलेटेड सिनेरियोज वाला, इसमें इंटर रिलेशन बनेगा। ऑन 1 जनवरी 2001 को RHT लिमिटेड सब्सक्राइब करता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को RDT लिमिटेड के। 1 जनवरी को इसने सब्सक्राइब किया, मतलब कि इसने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। ये क्या हो गया? होल्डर मतलब कि इसने इन्वेस्ट किया इस शेयर्स के अंदर। दी प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टिबल एज बिलो, ये कन्वर्ट इसने प्रेफरेंस शेयर्स में डाला, कन्वर्टिबल थे जो। अब कन्वर्जन कैसे कैसे होगा इसका वो दे रखा है इन्होंने। कन्वर्टिबल 1:1 में हो जाएगा, ठीक है। देख के तो लग रहा है सर ये 1 के बदले 1 मिलेगा, मतलब फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है। If another strategic investor invests at an enterprise valuation of USD 100 million, अगर ये अनदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है, मतलब कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है 100 मिलियन, ठीक है, तो उसको 1 के बदले में 1 शेयर दे दूंगा, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 1 शेयर इशू कर दूंगा, ठीक है। तो इसको अकेले को देखता तो ये तो मतलब कि फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स दे रहा है, यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर इनको देखूं, अब यहाँ पे सेकंड दे रखा है इन्होंने, कन्वर्जन हो जाएगा, 1 की जगह आपको 1.5 शेयर मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा। इफ अनदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स एट ईवी इतना रुपया, मतलब कि अगर वो यहां पे बात करूं, ये काफी इंटर रिलेटेड हो गए कि अगर वो 100 मिलियन इशू इन्वेस्टर, मतलब कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट करता है 100 मिलियन, तो आपको 1 शेयर मिलेगा। अगर उसने 150 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए तो आपको 1.5 शेयर मिल जाएगा। और अगर उसने 200 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए तो आपको 2 शेयर मिल जाएंगे 1 के बदले में। अगर उसने इनमें से कुछ भी नो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, अगर कुछ भी इसने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको 3 शेयर्स मिल जाएंगे आफ्टर 3 ईयर्स। समझ रहे हो? तो मतलब कि अगर वो 150 मिलियन इन्वेस्ट कर देता है और मैं अगर ये कहता कि ये वाला भी मिलेगा ये भी मिलेगा, तब तो मेरे लिए ये हो गया था कि हाँ ये सेपरेट होते। बट यहां पे तो कंडीशन ऐसी बना रखी है इन्होंने कि 150 मिलियन के लिए ये वाला तो फुलफिल हो ही गया, बट हम इसको ये वाले शेयर्स भी नहीं देंगे, सिर्फ ये वाले देंगे आपको इसको। क्यों? क्योंकि ये लिंक हो गए ना, कि अगर मान लो मैं कहूं कि किसी ने 200 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया, कंडीशन तो वैसे तीनों फुलफिल हो चुके हैं, ये भी क्योंकि रिलेटेड ही है ना, कि इससे रिलेटेड। बट मैं उसको इशू कौन से करूंगा? ये वाले 2 शेयर 1 के बदले में। समझ रहे हो? यहां पे एक कंडीशन दे रही है ना, जो कि अगर अदर इन्वेस्टर ने 200 मिलियन तक कर दिए तो उसके अंदर फुलफिल तो ये भी हो रही है 100 मिलियन। समझ रहे हो? 150 वाली भी फुलफिल हो रही है, बट उसने 200 मिलियन कर दिए अगर इन्वेस्ट, तो हम उसको ये वाले शेयर देंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे इंटरलिंक हो गए ना, लिंकेज है इनकी आपस में, कि अगर वो इतने करेगा तो इतने दे देंगे, इतने करेगा तो इतने दे देंगे। ये सेपरेशन नहीं है, मतलब कि सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रही है। समझ रहे हो? अगर ये वाली कंडीशन मीट करेगी तो इससे पहले वाली 2 कंडीशन तो मीट हो ही चुकी हैं। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली कंडीशन मीट हो जाए ये वाली नो मीट, ये भी नहीं हो सकता कि आपकी ये वाली कंडीशन मीट हो जाए बट ये वाली नो। जो ऊपर वाले में हमने देखा था, ऊपर वाले में क्या पॉसिबल था कि ये वाली कंडीशन मीट हो सकती है मेरी, मान लो ये वाली कंडीशन मीट हो जाती है मेरी, मान लो ये वाली कंडीशन मीट हो जाती है, जरूरी नहीं है कि ये वाली भी मीट हो, ये ना भी मीट हो दोनों, तो ये वाली मीट हो जाए तो मतलब ये सेपरेट है। समझ रहे हो? इनमें से कोई भी कंडीशन मीट ना हो, सिर्फ ये वाली हो सकती है, हो सकती थी। बट इसके अंदर अगर मैं देखूं, ये सारे इंटर रिलेटेड,
अगर मैं कहूं कि ये वाली इन्वेस्ट वाली मीट हो गई है तो ऊपर वाली दोनों तो मीट हो ही चुकी हैं। ऐसे नहीं कह सकता कि ये वाली मीट नहीं हुई, ये वाली मीट नहीं हुई, बस ये वाली होगी। तो मतलब कि ये इंटर रिलेटेड है आपस में, और इंटर रिलेटेड है तो मतलब कि इसको क्या मानूंगा, एक ही कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा। अब एक ही कॉन्ट्रैक्ट में मैंने नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स नहीं किए। कभी तो कह रहा हूं आपको कि मैं एक के बदले एक दे दूंगा, अगर ऐसा हो जाता तो एक के बदले में 1.5 दे दूंगा, एक के बदले में 2 भी दे दूंगा, एक के बदले में 3 भी दे दूंगा। मतलब कि मेरा नंबर डिसाइड नहीं है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में वहां पे थे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट के एक नंबर फिक्स था कि ये यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक ही बन गया है। आपको देखने में लग सकता है कि यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बट ये फिक्स नहीं है, क्योंकि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बना, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में मैं उसको कह रहा हूं कि आपको एक शेयर भी दे सकता हूं, 1.5 भी दे सकता हूं, 2 भी दे सकता हूं, 3 भी दे सकता हूं। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में मैंने उसको ये मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए, मतलब कि वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए। अब नंबर ऑफ शेयर्स वेरिएबल है अगर, तो क्या होगा मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी। समझे? मतलब कि आपको ये देखना होगा कि अगर कंडीशंस हैं वो इंटर रिलेटेड हैं या सेपरेट हैं। अगर सेपरेट होंगी मतलब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट की अलग अलग नंबर दे रखे हैं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरे मल्टीपल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं होने, मतलब कि मल्टीपल वेरिएशन नहीं होने चाहिए कि इतने शेयर्स भी दे सकते हैं, इतने भी, मतलब फिक्स होना चाहिए कि हाँ इतने शेयर्स मिलेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर दिया तो। जस्ट यहां पे मेरे एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ शेयर जा रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाता है मेरे। The four events are interdependent because the second event cannot be met without also meeting the first event। मतलब कि सेकंड इवेंट अगर मीट कर रहा है तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये वाला इवेंट मीट नहीं किया, ये फर्स्ट इवेंट मीट करेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि सेकंड इवेंट मीट कर गया तो मतलब कि फर्स्ट वाला भी मीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि 150 मिलियन किसी ने इन्वेस्ट करे तो मतलब 100 मिलियन तो कर ही चुका है ना वो भी इन्वेस्ट। समझ रहे हो? विद ऑल्सो मीटिंग एंड द थर्ड वन कैन नॉट बी मेट अनलेस द फर्स्ट टू आर मेट। यही मैंने आपको समझा दिया, अभी लॉजिक अच्छे से समझा दिया, ठीक है। देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज ए सिंगल इंस्ट्रूमेंट व्हेन अप्लाइंग। तो इसको सिंगल इंस्ट्रूमेंट मानना पड़ेगा हमें, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही है मेरा, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखी थी, क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट है मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेक्स्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज सिंगल व्हेन अप्लाइंग फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेक्स्ट। जब हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अप्लाई किया तो वहां पे वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स आया मेरा। द टेस्ट इज देन फेल्ड बिकॉज द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी एक्सचेंज्ड आर वेरिएबल। ये फेल हो चुका है तो क्या माना जाएगा इसको, फाइनेंशियल लायबिलिटी। समझे? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने कौन से 22nd और 23rd इलस्ट्रेशन कर लिए, ये थोड़ा इस पे ज्यादा टाइम दिया मैंने, इसलिए अब मेरे को 24th भी करवानी है आपको इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 24th, ये वाली बड़ी जबरदस्त इलस्ट्रेशन है, बड़ी जबरदस्त है, बड़ा मजा आएगा इसमें। एक एंटिटी ए है, वो इशू करती है बॉन्ड विद फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू है यूएसडी 100, मतलब कि डॉलर में दे रखी है, एंड कैरिंग ए फिक्स्ड कूपन रेट। कितना? 6% पर एनम का कूपन रेट दे रखा है, ठीक है, कैरिंग ए फिक्स्ड कूपन रेट। यहाँ पे चलो मैं क्वेश्चन रीड करा दूं। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 1000 इक्विटी शेयर। इन्होंने कहा कि 1000 इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टेबल है, ये कन्वर्टेबल दे रखे हैं इन्होंने बॉन्ड। एग्जामिन द नेचर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसका आपको नेचर बताना कि किस नेचर का इंस्ट्रूमेंट है, कि मतलब लायबिलिटी है, इक्विटी है, क्या है, ठीक है। एंटिटी ने इशू किए हैं बॉन्ड, ठीक है, विद ए फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू दे रखी, कैरिंग ए फिक्स्ड कूपन रेट, मतलब कि इंटरेस्ट का रेट इन्होंने फिक्स कर दिया कि 6% इंटरेस्ट देना ही देना है। तो क्या हो गया मेरा, तो क्या हुआ, ये मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी। इंटरेस्ट वाला पोर्शन क्या होगा मेरा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये डिटेल में इसका कंसेप्ट भी करवा दूंगा, बट अभी यहाँ पे एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं तो कंसेप्ट में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट मैं कहता हूं कि आपको देना ही पड़ेगा, मतलब कि देना पड़ेगा, एक ओब्लिगेशन है कि आपको कैश देना पड़ेगा, आपके ऊपर ओब्लिगेशन है कैश देने की, कि आपको एवरी ईयर 6% इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। ओब्लिगेशन होगी कैश में देने की, तो क्या होगा ये फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर ओब्लिगेशन ना होती तो क्या होता, तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाता है ये, ठीक है। अभी एक मेरा जो ये बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर क्या दो पोर्शन होते हैं इसमें, एक तो हो गया मेरा इंटरेस्ट का पोर्शन, प्लस इसका जो प्रिंसिपल होगा वो भी तो रिफंड होगा ना मेरा, प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का पोर्शन हो जाता है। अब
इंटरेस्ट वाला पोर्शन तो मैंने देख लिया कि हाँ ये मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अब देखते हैं प्रिंसिपल का पोर्शन का क्या सीन है। अब इन्होंने कहा ये कन्वर्जन हो जाएगा, इसका मतलब कन्वर्टिबल है, ये कन्वर्टिबल है ये कितने में, 1000 इक्विटी शेयर्स में, मतलब कि ये नंबर पहले ही फिक्स हो चुका है, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स्ड है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट मेरे को रिडीम होगा वो फिक्स में है, कैसे है क्या है उसका देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, ये मेरा फिक्स है, फिक्स है। और इसकी कंसिडरेशन देखते हैं, कंसिडरेशन वेरिएबल है या फिक्स है। इसमें जब मैंने इसको इशू किए थे कितने में, 100, यहाँ पे 100 में, यहाँ पे एक बार इसको भूल जाओ आप क्या दे रखा है इन्होंने, ठीक है 100 में इशू किए थे, ठीक है। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू, ठीक है, और कुछ इससे पैसा वैसा नहीं मिल रहा, कोई फेयर वैल्यू के बेसिस पे नहीं, नंबर फिक्स हो चुका है, कंसिडरेशन मेरे पास यही आई थी सिर्फ, तो इसको क्या कहूंगा मैं, ये मतलब कि फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट पास हो गया, ठीक है, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट पास हो गया। अभी ध्यान देना बिल्कुल, मैं चेंज हो जाऊंगा एकदम से, ठीक है। ये भी मेरा कंसिडरेशन यहां पे फिक्स है, ठीक है, ये भी फिक्स, मतलब फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट पास, तो क्या हो गया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये प्रिंसिपल हो गया मेरा लिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, बट इधर क्या लिखा हुआ है, ये कहते हैं कि जो यूएस में था ना, ये करेंसी में तो चेंज आएगा ही आएगा, आप कह ही नहीं सकते कि इस दिन मान लो अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में डोनेट करता है, इसको डिनोट मतलब कि मेंशन करता, मान लो कि 60 रुपए डॉलर का रेट था उस दिन, ठीक है, जिस दिन मैंने बॉन्ड इशू किया था, कितने रुपए हो गए, 6000, ठीक है। अब जिस दिन कन्वर्जन हो रहा है उस दिन डॉलर का रेट क्या पता 70 रुपए हो जाए, 60 रुपए तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है डॉलर का रेट तो, ठीक है। अब जिस दिन कन्वर्जन हुआ, कन्वर्टिबल वाले दिन मेरा $1 का रेट चल रहा है मान लो 80 रुपीज, तो मेरे कंसिडरेशन कितनी होगी 8000 रुपए की, यहाँ पे थी 6000 की, मतलब कि कंसिडरेशन यहाँ पे वेरिएबल हो गई है, कंसिडरेशन यहाँ पे वेरी कर रही है, यहाँ पे 6000 और कन्वर्जन वाले दिन मेरी 8000, मतलब कि कंसिडरेशन मेरी फिक्स नहीं थी उस दिन, 6000 की फिक्स नहीं थी, वेरी कर रही थी। अब मेरा फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट फेल हो जाता है, फेल हो जाता तो इसको क्या कहूंगा मैं, इसको प्रिंसिपल को क्या कहूंगा, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट पास नहीं हुआ, क्यों, एक मेरा कंसिडरेशन वेरिएबल आ गया, कंसिडरेशन फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स था बट कंसिडरेशन मेरा वेरिएबल हो गया, क्यों, फॉरेन करेंसी की वजह से, क्योंकि फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट किया था ना उसने, समझ रहे हो। तो ये मेरे लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो गया ये वाला पोर्शन भी, बट यहां पे हमारा एक पैराग्राफ डाला हुआ है 11, ठीक है, ये कुछ और बात करेगा, ये वही बात करेगा जो मैंने आपको पहले समझाया था, समझ रहे हो, ये बहुत इजी हो जाएगा, इतना उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये कहते हैं वाइल द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज फिक्स्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का कन्वर्जन फिक्स है, द अमाउंट ऑफ कैश इज नॉट, कैश का अमाउंट फिक्स नहीं है, क्यों, यहाँ पे कभी 8000 कभी 6000, फिक्स नहीं है। द वेरिएबिलिटी इन कैश अराइजेज, ये वेरिएबिलिटी कैश में क्यों अराइज हो रही है कंसिडरेशन में, ऑन अकाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट ऑफ, एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से INR और USD का फ्लक्चुएशन होता है, उस दिन 60 रुपए था रेट, उस दिन हो गया 80 रुपए का, समझ रहे हो, तो उसमें फ्लक्चुएशन की वजह से ये फिक्स नहीं है, वेरिएबल हो गया। सच ए फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड विल क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, तो इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान लिया इन्होंने, मतलब कि जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड होगा तो ये कहते हैं कि इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानो, बट एक कार्व आउट डाला हुआ है पैराग्राफ 11 ऑफ इंडेक्स 32, ये डाला हुआ है, ये क्या कहता है कि द इक्विटी कन्वर्जन ऑप्शन एम्बेडेड इन ए कन्वर्टिबल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी टू एक्वायर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ एंटिटीज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अगर ये कहते हैं कि अगर मान लो ऐसा कुछ ऑप्शन डला हुआ है फॉरेन करेंसी, ये मतलब कि फॉरेन करेंसी वाला डला हुआ है, ठीक है, फॉरेन करेंसी में भी होगा, अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर रहे हैं इसको, इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज फिक्स्ड एनी करेंसी,
ये कहते हैं कि किसी भी करेंसी में हो उसमें तो फिक्स है ना, हम कन्वर्जन नहीं करेंगे, विदाउट कन्वर्जन के देखेंगे कि जिस करेंसी में है, यूएसडी में था, यहाँ पे यूएसडी 100 था तो 100 का 100 ही रह रहा है ना, कन्वर्जन वाले दिन भी मेरा फिक्स हो चुका है कि 100 रुपए ही आए थे, उसके अलावा कुछ और नहीं मांग रहा उससे। ये फिक्स था जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट करते ही ये इलस्ट्रेशन समझा था, फिक्स, ये वही वाला फिक्स है, समझ रहे हो। अब ये कहते हैं कि ये फिक्स है, इसका मतलब कि प्राइस भी फिक्स है, नंबर ऑफ शेयर्स तो फिक्स था ही, तो हम कहेंगे कि इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे क्योंकि फिक्स्ड फॉर फिक्स टेस्ट पास हो गया। हम सिर्फ करेंसी की वजह से इसको नहीं कहेंगे कि फाइनेंशियल लायबिलिटी है, हम ये नहीं कहेंगे कि इसका वेरी कर रहा है कंसिडरेशन, नहीं, समझे। तो यही कह रहे हैं इक्विटी एम्बेडेड इन ए कन्वर्टेबल बॉन्ड टू कवर इफ द एक्सरसाइज प्राइस इज फिक्स्ड इन एनी करेंसी, किसी अगर उस करेंसी में फिक्स है, जिस भी करेंसी में दे रखा, आप ये करना कि करेंसी वहां पे इग्नोर ही मार देना, ये कह रहे हैं कि करेंसी इग्नोर ही मार देना, आप सिर्फ ये देखना कि अमाउंट फिक्स है या नहीं है, समझ रहे हो। अब उस केस में ये हो गया इक्विटी, जैसे मैंने आप फर्स्ट जब स्टार्ट में आपको समझा रहा था तो मैंने करेंसी बोला ही नहीं था क्या नहीं, सिर्फ 100 बोला आपको, ठीक है। अब बट वन कैनॉट इग्नोर द फिक्स्ड कूपन, बट जो फिक्स्ड कूपन रेट दे रखा है वो तो उसको पे करना ही करना होगा, तो ये क्या हो गया, ये मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी था, इसमें तो कुछ झंझट था ही नहीं, तो मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी था इंटरेस्ट वाला पोर्शन, तो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश एंड देयरफॉर फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, ठीक है। तो कैन बी क्लासिफाइड, ये मैं आपको अभी करवाऊंगा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मैं इसकी एक बार डेफिनेशन आपको अभी बता देता हूं, बट इसका डिटेल में डिस्कशन हम आगे करेंगे जैसे लेक्चर बढ़ेंगे आगे, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट लायबिलिटी इज टू बी डिलीवर्ड इन कैश और, ठीक है, यहाँ पे मेरे दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पे एक तो ये हो जाता है इक्विटी, एक हो जाता है फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो जिसके अंदर भी मेरे अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक पोर्शन मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी है, मतलब एक पोर्शन मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाता है, एक पोर्शन मेरा इक्विटी बन जाता है, ठीक है, मतलब कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर दोनों चीजें आती हैं कि उसका कुछ पोर्शन इक्विटी है, कुछ पोर्शन फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो उसको कह देते हैं हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि एक के अंदर ही दो की शक्ति, समझ रहे हो, उसको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह देते हैं। इसका डिटेल में डिस्कशन मैं आपको करवाऊंगा, अभी ये सिर्फ आपको एक मीनिंग समझाया, इसके अंदर दोनों की शक्ति थी, तो इसको क्या कहेंगे हम, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड को कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इफ द इंटरेस्ट लायबिलिटी, समझे। ये वाला बड़ा जबरदस्त था, ठीक है, इसमें मजा सा आ गया होगा आपको। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है। अब आगे मैं करवा देता हूं आपको इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 पे पहुंचिए जल्दी से जल्दी, कहाँ है छुपा रे छुपा रे छुपा, यस, बताएं इसको भी। ए लिमिटेड इन्वेस्ट करता है कंपल्सरली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शनली कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, बट मैं उसको अभी थोड़ा अपने आप को रोकूंगा, जैसे ही उस कंसेप्ट को करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि हाँ ऑप्शनली कन्वर्टिबल भी होते हैं, और उस केस में आपको क्या मानना है इसको। अभी तक तो हमने जितने भी देखे कहीं भी ऑप्शनली कन्वर्टिबल का नाम नहीं सुना आपने, अभी तक तो सिर्फ कन्वर्टिबल दे रखा था, अगर कन्वर्टिबल के साथ में कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपको यही मानना है कि कंपल्सरली कन्वर्टिबल है, ऑप्शनली वाले में लिखेगा वो कि ऑप्शनल कन्वर्टेबल, समझे। उसका डिटेल में डिस्कशन जैसे ही उस टॉपिक पे पहुंचेंगे वहां पे करवाऊंगा, अभी एक बार के लिए इसको कंप्लीट करते हैं। ए लिमिटेड इन्वेस्ट इन कंपल्सरली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो इन्वेस्ट करता है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर, ठीक है जी। इशूड बाय सब्सिडरी, इशूड बाय सब्सिडरी बी लिमिटेड, ठीक है, इसने इन्वेस्ट किया इशूड बाय सब्सिडरी एट 1000 ईच में, 10 रुपये फेस वैल्यू, 990 का ये है, ठीक है। अंडर द टर्म्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ईच CCPS इज कंपल्सरली कन्वर्टेबल इनटू वन इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर, सच CCPS कैरी डिविडेंड, ये डिविडेंड कैरी करता है 12% पर एनम का, ठीक है, पेबल ओनली व्हेन डिविडेंड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बी लिमिटेड, इसमें कह रहे हैं कि ये पेबल होगा ओनली व्हेन
डिक्लेयर्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बी लिमिटेड। समझ रहे हो? पेबल ओनली व्हेन डिक्लेयर्ड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ बी लिमिटेड। यहाँ पे मेरी ओब्लिगेशन नहीं है कि उसको कैश पे करूंगा, मेरी ओब्लिगेशन नहीं है, मेरी मर्जी है दूं या ना दूं। जब ऐसा केस होता है मतलब कि कोई ओब्लिगेशन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये डिविडेंड को, इस डिविडेंड को क्या कहेंगे हम, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ओब्लि नहीं, इक्विटी। क्योंकि ओब्लिगेशन नहीं है ना, ओब्लिगेशन होती तो इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी कहते हैं, इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ठीक है जी। और अंडर द टर्म्स ऑफ दी सीसीपीएस कंपल्सरी कन्वर्टिबल है कितने, एक इक्विटी शेयर में, वो बी लिमिटेड एट द एंड ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल के बाद एक। ये नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे फिक्स हो चुका है, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कि नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट फिक्स हो चुके हैं, ये फिक्स हो चुके हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे कहीं और कंसिडरेशन मांग रहे हैं कन्वर्टेबल के टाइम पे, मतलब कि जब इशू किया था ये मैंने डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर, उस पे उसके अंदर इन्वेस्ट किया था, तब ही इसके अंदर डाला था, समझ रहे हो? तभी पैसा दिया था, उसके बाद तो इसमें कहीं पैसा नहीं मांग रहा, नहीं मांग रहा, नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स है, तो फिक्स्ड कंसिडरेशन भी होगी, फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स भी होगा, तो क्या हो गया मेरा, फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेक्स्ट पास हो जाता है, तो क्या होता है मेरा, ये होगा मेरे लिए फाइनेंशियल, नहीं, ये होगा मेरे लिए इक्विटी, ये भी इक्विटी होगा। ठीक है, ये भी इक्विटी, ये भी इक्विटी। ठीक है, तो पूरा इंस्ट्रूमेंट ही इक्विटी हो गया है। अब इसमें दिखाता हूं, बी लिमिटेड हैज इशूड सीसीपीएस विच प्रोवाइड फॉर कन्वर्जन इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ 1 इक्विटी फॉर। ठीक है, इसके अंदर एक नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड, मतलब कि कंपल्सरी नहीं था डिविडेंड, तो इसको इक्विटी इक्विटी बना रखे हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, इक्विटी की डेफिनेशन लगाते हैं, तो नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और अदर फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, अगर नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, मैं सीधा सा बता देता हूँ ना क्या बनेगा इसका यार, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बनेगा ये, सिंपल सा। फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स, ऑब्लिगेशन है इसमें कैश, ऑब्लिगेशन नहीं है इसमें कैश वगैरह देने की, तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा, इसको क्लासिफाई कर दें। इट मीट्स डेफिनेशन ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड शैल बी क्लासिफाइड एज सच इन बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के अंदर इसको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शो करेंगे। अब ये ए लिमिटेड के में कहता, तो ए लिमिटेड के में पूछा होता तो ये फाइनेंशियल एसेट होता, नहीं, क्योंकि इसने इन्वेस्ट किया अपनी सब्सिडरी में, उसने अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्ट किया था, तो ये इंडेक्स 27 में डील होता है। हमने ये देखा था ना इसका, ऐसे क्या देख रहे हो मेरी साइड, अरे भाई साहब, ये नोट एप्लीकेबल था यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट वाला पोर्शन नोट एप्लीकेबल था सिर्फ, ये देखो नोट एप्लीकेबल इन्वेस्ट इन सब्सिडरीज, वहां पे इंडेक्स 27 लग रहा था, समझे? यहाँ पे हम इन्वेस्ट की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ पे हमने, मैं खुद बी की बुक्स में तो आएगा ना, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ए ने इन्वेस्ट किया था, ए उसमें फाइनेंशियल एसेट नहीं दिखाएगा। यहाँ पे मैंने आपको फाइनेंशियल एसेट जब करवाया था अनदर में से यहाँ पे मैंने आपको माइनस करवा दिया था अदर देन, वो करके, समझ रहे हो, सब्सिडरी वगैरह वो सब करके, तो इसका ये वाला भी हो गया हमारा इलस्ट्रेशन 7 भी। अब इसके बाद हमारा ये रहता है एक तो पोर्शन, थोड़ा सा ये करवा देता हूँ, उसके बाद मेरे और भी टॉपिक हैं, अभी इलस्ट्रेशन भी हैं। आपको मजा आ रहा है ना लेक्चर देखने में, ऐसे ही कंसेप्ट में डाउट बचेगा ही नहीं एक भी। ये मैंने एक काम किया था यहाँ पे, ये आपको ये लाइन दी है ना मैंने, ये वाली फीड नंबर ऑफ इक्विटी, ये वाली, इसी को मैंने यहाँ पे, किसी को अगर समझ ना आए, दिक्कत आ रही हो, तो वो इस लाइन को पढ़ सकता है। ये दोनों सेम ही है, बट इनका लैंग्वेज का डिफरेंस है। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ए कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी सेटल्ड बाय एंटिटी डिलीवरिंग ए फिक्स्ड नंबर ऑफ इट्स ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इन एक्सचेंज फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, मतलब कि वो अगर फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अपने दे रही है,
और बदले में क्या मिल रहा है उसको, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश मिल रहा है, या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट मिल रही है जो कि मेरा फिक्स्ड था, उसका फिक्स्ड है मेरे पास कि हाँ यही मिला है, ठीक है। उसके अलावा मतलब कि प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यही सेम लैंग्वेज में लिखा हुआ है यार, फिक्स्ड कंसिडरेशन, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट मिली होगी मेरे को, तो वो भी जैसे अब मेरे लिए, हम जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का एग्जांपल ले रहा था मैं, वो क्या था मेरे लिए, फाइनेंशियल एसेट थी, ठीक है। अब मेरे को उसके बदले में जैसे मान लो मेरे पास देखो, विल बी सेटल बाय एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। मान लो मैंने किसी को कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए थे, कन्वर्टिबल डिबेंचर, सामने वाली पार्टी जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसके लिए क्या हो गए, एसेट। अब इन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के बदले में मैं एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा था, ठीक है। यही तो यहाँ पे लिखा है कि फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स दे रहा हूं एक फाइनेंशियल एसेट के अगेंस्ट में, ये मेरे लिए फिक्स्ड ही था ना, जो इसके लिए पैसा मिला था उसके अलावा तो कुछ और नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, और नंबर भी मेरा फिक्स हो चुका है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करके लिखी हुई है बस, और कुछ नहीं है। अब इसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ग्रीन से किया है। ग्रीन से जो मतलब फॉन्ट मिलेगा आपको वो छोड़ने वाला नहीं है, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं यार, इनको इसलिए मैं ग्रीन कर देता हूं, समझ रहे हो। इफ कंपनी अनाउंसेस ए बाई बैक स्कीम फॉर इट्स इक्विटी शेयर, अगर एक कंपनी अनाउंस कर देती है बाई बैक स्कीम को, कहती है कि मैं अपने शेयर्स को, जो मेरे कंपनी के शेयर, जैसे रिलायंस कंपनी ने शेयर इशू किए हुए हैं, अब रिलायंस कंपनी उन शेयर्स का बाईबैक अनाउंस कर देती है, ठीक है। मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें। जैसे रिलायंस कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हुए हैं, मान लो उसने 1000 शेयर्स इशू किए हुए हैं, अपने इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इसने, ये इसके लिए क्या थे, पहले तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट थे, इसने अपने बुक्स में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शो किया होगा इनको, क्योंकि इक्विटी शेयर्स वगैरह इशू किए हुए थे, इन्होंने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स शो किया होगा, ठीक है। मतलब सारे करेक्टर्स इसमें, इसके ये वो शेयर्स हैं जिसमें रेजिडुअल इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ, ठीक है, मतलब ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब इसको कुछ ओब्लिगेशन नहीं थी इसमें मेरे को कैश वगैरह पे करने की, बट जैसे ही, मतलब रिलायंस की कोई ओब्लिगेशन थी इसमें कैश पे करने की, ठीक है। उसने शेयर्स इशू किए हुए थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, कैश पे करने की कोई ओब्लिगेशन थी, तो इसने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान रखा था। जैसे ही इसने कहा कि मैं इन शेयर्स को, जो ये शेयर्स हैं, इनका बाई बैक कर रही हूं, सारे बाई बैक के लिए अपने शेयर्स ले आओ, तो मेरी ओब्लिगेशन, मतलब रिलायंस की ओब्लिगेशन आ गई है कि जो जो शेयर्स लेके आएगा उनको मैं पैसा देता जाऊंगा, मेरी ओब्लिगेशन बनती है, जो शेयर देगा उसको पैसा देने की ओब्लिगेशन बन रही है मेरी, यहां पे ओब्लिगेशन आ गई है, ओब्लिगेशन टू पे कैश। तो जिस दिन मैंने ये बाई बैक का ऑफर किया, उस दिन ही पता लग गया कि मेरे को अब कैश पे करना पड़ेगा। अब मेरे को पता लग गया कि कैश पे करना पड़ेगा, ओब्लिगेशन बन चुकी है मेरी, एक कंपल्सन बन चुकी है कि कैश देना पड़ेगा, तो ये क्या होगा मेरे लिए, फाइनेंशियल लाइबिलिटी हो जाता है। तो ये शेयर्स को मैं, पहले इक्विटी थे, अब मेरे फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान लिए जाएंगे, किस डेट से, जिस दिन मैंने ये ऑफर किया बाईबैक का, समझे। तो चलिए यहाँ पे कंसेप्ट पे चलते हैं। अब ये रीड करवा दो, इफ कंपनी अनाउंसेस ए बाईबैक स्कीम ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स, इट विल बी, मतलब कि खुद के कंपनी के शेयर्स ऑफ इट्स, यहाँ पे ऑन लिख लो, ऑन नहीं लिखा हुआ, ऑफ इट्स ऑन, ठीक है, अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स का वो अगर बाईबैक करती है, इट विल बी रिक्लासिफाइड टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन डेट, कौन सी डेट पे, जब ऑफर किया है बाईबैक का, ठीक है। अब एक और, व्हेन दी कंपनी बाई बैक इट्स ओन शेयर्स, जब मान लो कंपनी ने बाई बैक कर लिए शेयर्स, ठीक है, मेरे पास आ गए, तब तो क्या होता है कि बाई बैक शेयर्स को कैंसिल करना होता है, बट ये इन्होंने क्या किया कि इन्होंने होल्ड कर लिया उनको, कहते कि जो शेयर्स मैंने बाई बैक किए हैं उनको मैं री इशू कर दूंगा, तो इसको क्या कहते हैं, ट्रेजरी शेयर्स कहते हैं, जो री इशू करने के लिए मैं होल्ड कर लेता हूं, मेरे खुद के शेयर्स री इशू करने थे मेरे को, इसलिए मैंने उनको कैंसिल नहीं किया, होल्ड कर लिया, तो उनको कहते हैं हम ट्रेजरी शेयर्स, होल्ड इट एज ट्रेजरी शेयर्स फॉर री इशू, मैंने ट्रेजरी शेयर्स के तरीके से उसको होल्ड कर लिया है कि उसको री इशू कर दूंगा, तो उसको कैंसिल ना करके क्या करूंगा, देन इट इज शोन एज नेगेटिव फिगर,
तो इनको नेगेटिव फिगर शो करेंगे इक्विटी में। कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एसेट, इसको एसेट नहीं मानेंगे। एसेट तब मानते हैं अगर मेरे पास इक्विटी शेयर है, किसी और कंपनी के होते तो एसेट थे। ये यहाँ पे मेरे शेयर ही मेरे पास है, मेरी कंपनी रिलायंस के शेयर ही रिलायंस के पास है, तो इसको एसेट नहीं मानेंगे, इसको नेगेटिव फिगर शो करेंगे। समझ रहे हो? अभी ये वाला टेबल हो चुका था, ये सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। अभी मेरे को आपको करवाना है। अच्छा, इसके भी तो दो मेरे को करवाना है। हाँ, एक ये टेबल करवानी जरूरी है मेरे को आपको, ठीक है। ये वाली टेबल काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी, इसमें एक कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? ये मैंने वैसे आपको एग्जांपल्स के टाइम पे करवा ही दिया है डिटेल में, तो बट फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपके लिए बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि मैं एक अगर मान लो कन्वर्टिबल डिबेंचर का ऑप्शन लेते हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट देना होगा मेरे को, ठीक है, इंटरेस्ट देना होगा। तो ऐसे हो सकता है कि इंटरेस्ट देना मेरी कंपल्सन भी हो सकती है या फिर मेरी डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कि चाहे तो इंटरेस्ट देना जरूरी ही है, अगर जरूरी है मैंडेटरी तो मेरे लिए वो इंटरेस्ट था फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर मैं कोई जरूरी नहीं है, देना है तो दूं, नहीं देना तो नहीं दूं, तो मेरे लिए हो गया इक्विटी। अगर डिस्क्रिप्शनरी है तो इक्विटी माना जाएगा वो, ठीक है, इंटरेस्ट के केस में। अब मैं यही सेम लेता हूं डिविडेंड। डिविडेंड कौन सा है? प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह इशू किए मान लो मैंने, अब उन प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देना मेरी कंपल्सन है कि देना ही देना है। कि मान लो 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं और वो कंपल्सरी देना उसके ऊपर मेरे को डिविडेंड, तो वो हो गया। आपको देखने में डिविडेंड लग रहा है तो आप इसको इक्विटी कह सकते हो? नहीं, इक्विटी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें मैंडेटरी हो गया। आपको ये देखना कि आपको गुण देखने, उसके गुण देखने कि उसके अंदर कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स तो ये लाइबिलिटी वाले हैं कि मेरी कंपल्सन बना रहे हैं वो, यार डिविडेंड उनको देना ही देना है, तो वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बनेगी। अगर उसके अंदर इक्विटी का है कि देना है तो दो, नहीं देना तो नहीं, कंपल्सरी नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, तो उस केस में डिस्क्रिशनरी हो जाता तो इक्विटी। जिसके गुण हैं, जिसका डीएनए से मैच होगा उसी में जाएगा, चाहे इक्विटी, चाहे इंस्ट्रूमेंट का नाम कुछ भी हो, उसको कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का हो, कन्वर्टिबल डिबेंचर का हो, कन्वर्टिबल बॉन्ड का हो, कुछ भी कहो, या डिबेंचर का हो, बॉन्ड का हो, कुछ भी कहो, कन्वर्टिबल होना जरूरी नहीं है, कुछ भी हो, ठीक है। मान लो मैंने आपको 10% डिबेंचर इशू की, आप उसके वो देखो कि डीएनए किससे मैच कर रहा है, कौन से डीएनए के कैरेक्टर से मैच कर रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी वाले से मैच कर रहा है तो लाइबिलिटी के, इससे मैच कर रहा तो इससे। तो आपको याद क्या रखना चाहिए? इसकी जगह आपको ये रखना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा मेरे को मिल रहा है जो मैंडेटरी कैश में देना है तो आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानना चाहिए उसको, और जो डिस्क्रिशनरी है उसको इक्विटी मानना चाहिए, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम पे हो, डिविडेंड के नाम पे हो, या किसी और चीज के नाम पे हो, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल की बात करते हैं। जैसे मेरा डिबेंचर इशू क्या था, तो चलो इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह था, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर मेरे को मैंडेटरी है कि इतने टाइम के बाद रिडीम करना पड़ेगा, मतलब 5 साल के लिए मैंने डिबेंचर्स में इशू किया, मतलब ये डिबेंचर मैंने इशू कर दिए थे तो उन्होंने, लोगों ने पैसा मेरे अंदर लगाया होगा, तो मेरी एक कंपल्सन बनती है कि 5 साल के बाद उनको पैसा देने की कंपल्सन बन रही है, ठीक है, रिडीमेबल। तो वो हो गया मेरे फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि मेरे को रिडीम करने पड़ेंगे। ये मेरे जीवन के साथ तक, मतलब कि जीवन के लास्ट तक नहीं है। अगर इक्विटी होता तो इक्विटी के तो करेक्टरिस्टिक्स थे, वो रेजिडुअल इंटरेस्ट लेता है, एक तो ये रेजिडुअल होता है सिर्फ, और एक मेरे लाइफ टाइम तक साथ देगा। यहां पे लाइफ टाइम तक अगर साथ देगा मतलब इरिन्यूएबल, रिडीम नहीं करने की जरूरत, परपेचुअल लगातार चलेगा, मेरा पूरा जीवन का साथी है, तो उसको कहेंगे इक्विटी। मतलब कि कंपनी एंटिटी है जो उसकी पूरी लाइफ तक उसके साथ रहेगा, तब तो कहेंगे कि हाँ, जो उसने पैसा था, प्रिंसिपल जो पैसा लगाया था वो रिडीम नहीं करना, पूरे लाइफ तक आपके पास रहेगा, आप बस उसके ऊपर इंटरेस्ट डिविडेंड देते रहो जो भी है, तो उसको कहेंगे हम इक्विटी। हमने ये देख लिए 2 पोर्शन। अब ये बात करते हैं हम कन्वर्जन वाली, ऊपर थे ये कन्वर्जन के अलावा वाले। कन्वर्जन वाले में भी अगर इंटरेस्ट वगैरह है तो यही पोर्शन लगेगा, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ कि ये रिडीम नहीं करूंगा, रिडीम की जगह मैं कन्वर्ट करूंगा उसको, कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन करूंगा अगर,
तो ये तो हम डिटेल में देख के आ चुके हैं। फीड फॉर वेरिएबल मतलब कि ऊपर वाले में से दोनों फिक्स हैं, तब तो मेरा इक्विटी, अदरवाइज मेरा क्या हो गया, फीड फॉर वेरिएबल, वेरिएबल फॉर फीड, वेरिएबल फॉर वेरिएबल, कुछ भी हो तो वो हो गया मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हो आप अदर देन फीड फॉर फीड, ये ज्यादा बेटर रहेगा, अदर देन फीड फॉर फीड। ठीक है, फीड फॉर फीड के अलावा होगा तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और फीड फॉर फीड है तो मेरा इक्विटी। बट एक ये ग्रीन आ गया फिर ग्रीन, तो यहां पे आपको अपने दिमाग की बत्तियां जगा लेनी चाहिए अच्छे से। जैसे ही ग्रीन दिखे हाई अलर्ट, वैसे ग्रीन होता है लेस रिस्क का, बट मैंने यहाँ पे ग्रीन को इसलिए डाला है कि आपको याद रहेगा, बिल्कुल बहुत कम जगह डाला है। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसको कहेंगे हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्यों फीड फॉर, कब कहेंगे, अगर कन्वर्जन का ऑप्शन है होल्डर के पास। इसको मैं एक चार्ट से समझा देता हूं आपको। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट बनाते हैं। जैसे यहां पे है मेरे पास कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू किए मैंने। अब इसके अंदर मेरे दो पोर्शन हो सकते हैं, एक तो ये कंपल्सरीली कन्वर्टिबल होगा, और एक हो सकता है मेरे पास ऑप्शनल, मतलब कि जरूरी नहीं है कि कन्वर्जन हो ही हो। जो कंपल्सरी होगा उसको तो क्या कहेंगे, उसमें तो फीड फॉर फीड मैच हो गया या फिर वो मैच हो गया तो वही चलेगा। यहाँ पे बात हो रही है ऑप्शनल वालों की, सिर्फ इनकी, जिनकी बात हो रही है उसकी बात करेंगे हम। इसके अंदर तो आपने सिर्फ वो देख दिया कि हाँ फीड फॉर फीड मैच हो रहा है या जो भी हो रहा है, ठीक है, वो देख दिया। बट इसके अंदर हम देखेंगे ऑप्शनली कन्वर्टेबल। अब इसमें भी आगे दो पोर्शन हो जाते हैं। एक तो इशू जिसने किया उसके पास ही ऑप्शन है, ठीक है, मैंने इशू किया। ऑप्शनल का मतलब ये हो गया, कन्वर्टिबल कंपलसरी का मतलब तो ये हो गया कि आपको इसके बदले में पैसा नहीं मिलेगा, डिबेंचर के बदले में, डिबेंचर के बदले में आपको शेयर मिल जाएगा। और ऑप्शनल का मतलब ये हो गया कि आपको डिबेंचर के बदले में शेयर भी ले सकते हो और कैश भी मिल सकता है, मतलब कि आपको शेयर भी मिल सकता है, कैश भी मिल सकता है। अब ये कह देता हूं कि ये ऑप्शन डिसाइड कौन करेगा कि आपको कैश मिलना है, शेयर मिलना है। मैं कहता हूं कि अगर ये ऑप्शन इशूअर के पास है, जिसने डिबेंचर इशू किए थे उसके पास है, अगर मतलब कि उसने पैसा रेज किया होगा, अगर उसके पास है इशू करने वाले के पास कि वो कैश देना चाहता है या आपको शेयर देना चाहता है, इसके पास है ऑप्शन, ठीक है, इशूअर के पास, तब इसको क्या कहेंगे, तब तो मतलब कि इशूअर के पास वो इजीली अवॉइड कर सकता है कि कैश की ऑब्लिगेशन नहीं है। उसके पास कैश नहीं होगा तो वो कहेगा कि शेयर ले लो, मतलब कि ऑब्लिगेशन नहीं है इसमें कैश की, अगर इशूअर के पास है वो उसको अवॉइड कर सकता है कैश को पे करने से। कैसे, वो शेयर इशू कर देगा उसको, समझ रहे हो। तो मतलब कि इसमें ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, अगर ये फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट मीट कर रहे हैं, ये बात उस ऑप्शनल उनकी बात हो रही है जो कि मेरे फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड टेस्ट, फीड फॉर फिक्स्ड टेस्ट मीट कर रहे हैं, उनकी बात हो रही है, ये उन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की जो फीड फॉर फिक्स्ड टेस्ट मीट कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं देखता हूं इसके पास ऑप्शन है इशूअर के पास कि वो अवॉइड कर सकता है, तब तो इसको कहेंगे कि इक्विटी है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है जी, अब बात करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर से बना दो, चलो यहां पे। अगर ये होल्डर के पास ऑप्शन है, होल्डर के पास मतलब कि जिसको मैंने इशू किया, सामने वाले पार्टी अगर मेरे से मांगेगी कैश तो मेरे को उसको कैश देना पड़ेगा, अगर वो मांगेगी मेरे से शेयर तो मेरे को उसको शेयर देना पड़ेगा। तो मतलब सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन है। अरे सर इसमें अब मैं क्या मानूं, इसको ऑब्लिगेशन देनी बनेगी या नहीं बनेगी, मेरे को नहीं पता। अब से जैसे हमने शेयर बेस पेमेंट में देखा था, फाइनेंशियल लाइबिलिटी को ही हमने प्रायोरिटी दी थी, मतलब लाइबिलिटी पोर्शन को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये कहूंगा कि
आप सबसे पहले तो ये देखो कि आपका अगर वो कैश मांगने आएगा तो कितना देना पड़ेगा। तो मतलब कि इसमें आप कैश मांगने आएगा तो कितना कैश देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी ये वहां पे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसको बाइफरकेशन करते हैं, ठीक है। ये जब हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करेंगे तब समझाऊंगा। अब वो कैश भी मांगने आ सकता है, शेयर भी मांगने आ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर वो कैश मांगने आ गया तो उसको ना दूं। अगर कैश मांगने आ गया तो मेरी ओब्लिगेशन बनती है कि उसको कैश देना पड़ेगा मेरे को। अगर वो शेयर मांगने आ गया तो शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि यहां पे मैं कैश अवॉइड नहीं कर सकता, कैश अवॉइड नहीं कर सकता, तो इसको क्या कहूंगा मैं, इसको कहूंगा मैं फाइनेंशियल लाइबिलिटी। समझ रहे हो, मतलब इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में, इस कन्वर्टिबल डिबेंचर में अगर होल्डर के पास ऑप्शन है तो मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता फाइनेंशियल लाइबिलिटी को। वो कैश मांगने आएगा तो मेरे को देना पड़ेगा, तो ये क्या होगा मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी। बट इसको अगर मैं और भी डिटेल में जाऊं आगे तो इसको हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी तक ही नहीं सीमित रखेंगे, इसके अंदर कुछ पोर्शन इक्विटी का भी है, क्योंकि इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता लगेगा। मैं इसलिए यहीं पे कवर कर दिया, अदरवाइज तो इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी दे रखा स्टडी मेट में कि आप इसको फाइनेंशियल लाइबिलिटी मानोगे। बट इसको अगर आगे डिटेल में, क्योंकि आईसीआई ने जहां पे ये क्वेश्चन किया था वहां पे कंपाउंड का टॉपिक नहीं आया था, तो इसलिए उसने फाइनेंशियल लाइबिलिटी कह दिया इसको। बट अगर हम डिटेल में देखेंगे आगे जाके तो ये वाला मेरा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको। क्यों, यहां पे मेरा कैश वाले पोर्शन को तो मैंने ऑब्लिगेशन थी पे करने की, बट इसके अलावा भी मेरे को अगर बुक्स में डालूंगा, मैं बुक्स में अगर करूंगा, आपने जैसे शेयर बेस्ड पेमेंट में भी देखा था कि मेरे को कैश देना होता था तो कम देना होता था, अगर मैं शेयर्स देता था, कैश सेटल में करता था तो कम करता था, शेयर्स देता था तो मैं ज्यादा देता था। तो कुछ पोर्शन मेरा अगर इसका ही बुक कर दूंगा, मान लो फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान के कैश वाला पोर्शन के अकॉर्डिंग मैंने अकाउंटिंग कर दी सारी, अगर वो शेयर मांगने आ गया तो मैंने तो कम एक्सपेंस वगैरह बुक किया है, कम उसमें लाइबिलिटी बुक की है, कम चार्ज किया अपनी बुक्स में, तो वो गलत नहीं हो जाएगा। तो मैं कुछ पोर्शन इसमें इक्विटी का भी चार्ज करता हूं, इक्विटी का भी चार्ज करूंगा, तो इन दोनों को मिला के क्या कहूंगा मैं, कंपाउंड। क्योंकि इसके अंदर दोनों फीचर आ गए ना मेरे, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी का भी, तो इसको कहूंगा मैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो, कुछ नहीं था इसमें, बहुत छोटा चार्ट है, बना लो। ये बनाते रहना, नोट्स नोटिंग वगैरह करते रहो, ये चार्ट्स वगैरह के थ्रू बहुत इजी हो जाती हैं चीजें। अगर आप मेरा पेड वाला बैच लोगे तो उसके अंदर तो ये सारे बने बनाए ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा नोट्स में। उसके अंदर तो मतलब ये चार्ट सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे शॉर्टकट्स भी वहां पे डिस्कस करूंगा आपके साथ, और बहुत सारी चीजें मतलब कि डिस्कस होंगी। समझ रहे हो, अभी ये वाला हो गया। अब मेरे को इसके क्वेश्चंस भी करवाने हैं आपको, इलस्ट्रेशंस, तो इसके कुछ इलस्ट्रेशंस कवर कर लेते हैं, कुछ को बाद के लिए छोड़ देंगे, ठीक है जी। इसका इलस्ट्रेशन थर्ड और सिक्स्थ करते हैं सबसे पहले। थर्ड और सिक्स्थ ये कौन से फर्स्ट यूनिट के हैं, फर्स्ट यूनिट के थर्ड और सिक्स्थ इलस्ट्रेशन। सेकंड, ये पहुंच गया मैं थर्ड इलस्ट्रेशन पे। अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, जल्दी से करवा देता हूँ। ए लिमिटेड ने इशू किए हैं बॉन्ड को एट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ CU 1000 पर बॉन्ड। इसने बॉन्ड्स इशू किए हैं जिसका प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 पर बॉन्ड, ठीक है। द टर्म्स ऑफ बॉन्ड रिक्वायर एनुअल पेमेंट इन परपेचुइटी एट स्टेटेड इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो इनको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, एनुअल पेमेंट मतलब ये इंटरेस्ट की पेमेंट है, ये लगातार होती रहेंगी कब तक, किस रेट पे, 8% के रेट पे, अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है, ठीक है। मतलब कि इसको अगर मैं 1000 का 8% करूं तो कितना हो गया, 80 रुपीज, 80 रुपीज की एवरी ईयर इसको पेमेंट होती रहेगी। एज्यूमिंग 8% टू बी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट वाज इशूड, तो ये मानोगे उसका मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यही है, ठीक है। द इश्यूअर एज्यूम्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू मेक ए स्ट्रीम ऑफ फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट्स हैविंग ए
फेयर वैल्यू ऑफ ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, ठीक है। इन्होंने कहा कि ईश्वर एज्यूम से कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू मेक ए, इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बन गई एक इंटरेस्ट देने की, फ्यूचर इंटरेस्ट पेमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, ठीक है। अब इसके अंदर प्रिंसिपल रिडीम होगा नहीं होगा, परपेचुइटी है, मतलब लगातार इंटरेस्ट दूंगा, मतलब इसका प्रिंसिपल रिडीम नहीं करूंगा, तो प्रिंसिपल रिडीम नहीं हुआ, प्रिंसिपल रिडीम नहीं हो रहा इसमें, प्रिंसिपल रिडीम नहीं हो रहा, ये इरिडीमेबल है, मतलब कि इसके अंदर डीएनए से किससे मैच हो रहा है, इक्विटी के डीएनए से मैच हो रहा है, तो इसको प्रिंसिपल को क्या कहूंगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, और इंटरेस्ट को क्या कहूंगा, ये आपको लगातार देना ही पड़ेगा, तो ये हो गया फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है। ये किसके पर्पज से हो गया, ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने दोनों का पूछा है, वैल्यूड द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन दी हैंड्स ऑफ बोथ द होल्डर और ईश्वर, ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने ये देख दिया, अभी अभी देखते हैं हम इसके होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो होल्ड कर रहा है, होल्ड जिसने मतलब कि इन्वेस्ट किया होगा उसके लिए तो एसेट है, क्यों, क्योंकि उसको एक राइट मिल चुका है, हक मिल चुका है कि वो एवरी ईयर 80-80 रुपए लेता रहेगा इंटरेस्ट के, कैश 80 रुपए आता रहेगा उसके पास, तो उसको क्या कहूंगा मैं, एक उसके पास हक आ चुका है कैश मिलने का, तो मतलब कि इसकी फाइनेंशियल एसेट होगी, इसके लिए होगी फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। इसके लिए बाइफर्केशन नहीं करेंगे ना इंटरेस्ट और उसका, अरे सर क्यों करना है इसमें, इसमें इक्विटी और उसमें तो दो है अलग अलग, इसलिए करना पड़ता है, इसमें तो सीधा बताओ ना कि फाइनेंशियल एसेट है, इसका आंसर भी फॉर दी होल्डर राइट टू रिसीव इन फ्यूचर, ये फाइनेंशियल एसेट माना जाएगा, ईश्वर के लिए ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा, क्यों, क्योंकि उसमें दोनों की डीएनए मैच था, मतलब कि फाइनेंशियल लायबिलिटी का भी और प्रिंसिपल में था इक्विटी का, तो दोनों डीएनए मैच हो रहे थे, तो दोनों का मिलावट थी, तो कंपाउंड, और द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीम्ड एट द ऑप्शन ऑफ ए लिमिटेड, देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, ठीक है जी, दोनों के फ्यूचर है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश, और एक रिडीम होगा ऑप्शन ऑफ ए लिमिटेड ऑन लिक्विडेशन, दोनों। अब इसके बाद मेरे को सिक्स्थ और करवानी है आपको इलस्ट्रेशन, जल्दी से सिक्स्थ इलस्ट्रेशन पे पहुंचिए, मेरे को जिस इलस्ट्रेशन पे ज़्यादा टाइम लगाना, मतलब जो मेरे को लगता है कि आपको समझानी ज़्यादा जरूरी है, उस पर थोड़ा टाइम भी डिवोट करता हूँ, जो मेरे को पता है कि आप इतने जरूरी नहीं, क्योंकि इसका कंसेप्ट के टाइम पे बहुत डिस्कशन हो चुका है, आप इजीली कर लोगे, तो उस पर मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करता हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। एस्लिवर लिमिटेड इशू करती है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को विद फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की, एंड प्रीमियम इतने का है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम इतना है और फेस वैल्यू इतना है, इरिडीमेबल, ये रिडीम नहीं होंगे, मतलब कि प्रिंसिपल रिडीम नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, इक्विटी, इक्विटी का डीएनए से मैच हो गई, रिडीम, रिडीम होता है तो किससे होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी से, अगर रिडीम नहीं होगा तो इक्विटी, ठीक है। डीएनए देखेंगे, इंटरेस्ट के केस में मैंने देखा था कि अगर मैंडेटरी था तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का डीएनए हो गया, अगर मेरा मैंडेटरी नहीं था तो मेरा इक्विटी। अब रिडेम्पशन की बात करते हैं, जो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अगर रिडीम होगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी के डीएनए से मैच हो गया, अगर रिडीम नहीं होगा तो मेरा इक्विटी के डीएनए से मैच हो गया था, ठीक है। और फिर कन्वर्जन का तो आपको देख ही लिया, आपने डिटेल में देख लिया कि फिक्स फॉर फिक्स था, फीड फॉर वेरिएबल था, कौन सा था, फीड फॉर फीड रहेगा तो आपका इक्विटी है, और उसमें हमने एक देखा था कि अगर होल्डर के पास ऑप्शन है तो वो आपका कंपाउंड हो जाता है, क्योंकि उसमें दोनों का डीएनए। अब इसमें इरिडीमेबल हो गया, प्रेफरेंसेस विद फेस वैल्यू इतनी, ठीक है, इस पे डिविडेंड है इतना, डिविडेंड इज पेड ओनली व्हेन सिल्वर लिमिटेड डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, मतलब कि ये पे करना जरूरी नहीं है, अगर वो इक्विटी शेयर्स पे देगा तो उसको देंगे, मतलब कि मैंडेटरी नहीं है, इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर मैंडेटरी नहीं होता तो किससे डीएनए से मैच होता है, इक्विटी, तो ये किसके डीएनए से मैच हुआ, ये भी इक्विटी के, तो इसको क्या कहेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहेंगे सीधा सा, तो हाँ देखा भाई आंसर, ये देखो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, समझे। और इसके बाद मैं चलता हूँ, हमने इसके दो
इलस्ट्रेशन बता दिए अभी, और अभी मेरे को इलस्ट्रेशन 1 2 3 और करवानी है, तो इसको कवर करवा ही देता हूँ अभी। ठीक है, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, छोटी होंगी तो जल्दी करवा दूंगा, नहीं फिर नेक्स्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। इलस्ट्रेशन 321, मतलब 321 मतलब कि थर्ड यूनिट की 21st इलस्ट्रेशन। कौन सी 20 कौन सी थी, मैं भूल गया, मुझे देख लेता हूँ। हाँ 21st, फिर 27th, और एक फिफ्थ, 21, 27। ये पहुंच गए अभी। एनजी लिमिटेड ने सब्सक्राइब किए कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को। ठीक है, एजी लिमिटेड के कितने में, 100 पर प्रेफरेंस शेयर ऑन ए फुली डिल्यूटेड बेसिस, एनजी लिमिटेड इज एंटाइटल टू 30% स्टेक। ठीक है, अब इसका अगर देखें, एनजी लिमिटेड ने सब्सक्राइब किए हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स ₹8 पर प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं इसने, और हर उसकी शेयर की कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू है ₹100 की। ठीक है, ऑन ए फुली डिल्यूटेड बेसिस, इसका ये कितना 30% स्टेक एंटाइटल करता है। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन की क्या कंडीशन दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टिबल एट फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू पे कन्वर्जन होगा इनका, मतलब कि उस दिन जो उसके शेयर की प्राइस चल रही होगी इक्विटी शेयर की, उसके अकॉर्डिंग इसका कन्वर्जन होगा, मतलब कि नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इसके फिक्स नहीं है। अगर उस दिन उसका फेयर वैल्यू होगी ₹100, तो इसको मैं एक के बदले एक शेयर दे दूंगा, अगर उस दिन 50 होगी तो एक के बदले में 2 शेयर्स दे दूंगा, तो मतलब कि फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड नहीं है। ठीक है, डिसाइड नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, तो ये क्या होगा मेरा फाइनेंशियल लाइबिलिटी, वही दे रखा है फाइनेंशियल लाइबिलिटी। और इन्होंने साथ में ये भी दे दिया टेक नोट गोइंग बिलो, मतलब कि एक रेंज भी दे दी कि इससे नीचे जाएगा नहीं जाएगा, तो वो उस केस में ये भी वेरी करता है, तो इससे भी काफी इंपैक्ट आएगा। ठीक है, इसका पढ़ लेना, दी वेरिएबिलिटी इन दी कन्वर्जन रेशो अंडरमाइंस राइट दी रिटर्न टू एन एक्सटेंट एंड ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट दैट रिटर्न दी प्रेफरेंस इन नोट रेजिडुअल एसेट। ठीक है, मतलब ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है आपकी। और इसके बाद मैं 27th करवा देता हूँ आपको। ये आ गए हैं, डी लिमिटेड ने इशू किया प्रेफरेंस शेयर को जी लिमिटेड को। ठीक है जी, होल्डर है जो, जिसने मतलब कि उसमें पैसा लगाया प्रेफरेंस शेयर में, ऑप्शन टू कन्वर्ट दिस प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि होल्डर के पास ऑप्शन है, होल्डर के पास ऑप्शन है जिसके पास शेयर है, अब वो कुछ भी मांग सकता है। ठीक है, उसके पास ऑप्शन दे दिया मैंने, वो मेरे से कैश भी मांग सकता है, शेयर भी मांग सकता है। ठीक है, मतलब कि डी लिमिटेड से वो कैश भी मांग सकता है, शेयर भी मांग सकता है, तो क्या होगा एक कंपाउंड। ठीक है, any time up to a period of 10 years if the option is not exercised by the holder, holder ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, दी प्रेफरेंसेस आर रिडीम्ड, मतलब कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता है 10, उसको 10 साल के अंदर कभी भी वो मांगने आ सकता है मेरे से शेयर। ठीक है, उसको कह दिया कि कभी भी शेयर मांग लियो भाई, तेरी मर्जी है, ऐसा देते हैं, मार्केट में चलता है ऐसे, कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे को तो ये मतलब था ना कि पैसा मिलना चाहिए था, मेरे को पैसा यूज कर रहा हूँ ना, उसको नाम ही तो बदलना है यार, प्रेफरेंस शेयर कह रहे थे पहले, उसको इक्विटी दे दूंगा उठा के, मेरे को तो पैसा मिल रहा है यूज करने के लिए, इक्विटी दूंगा तो उसको रिडीम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, नहीं मैं 10 साल के बाद उसको रिडीम करना पड़ेगा। ऐसे ऑप्शन होते हैं मार्केट में, होते हैं। इफ दी ऑप्शन इज नॉट एक्सरसाइज बाय, तो उसको 10 साल के बाद मैं पैसा रिडीम कर दूंगा, मतलब कि कैश पे करने की ऑब्लिगेशन बन जाती है, मतलब कि वो कैश भी देना पड़ सकता है मेरे को अगर वो मांगने नहीं आए इक्विटी। ठीक है, दोनों मेरी ऑब्लिगेशन बन सकती है कैश में, और इक्विटी मांगने आएगा तो इक्विटी भी देना पड़ेगा। मैं कैश अगर मांगने आएगा तो इसको इग्नोर नहीं कर सकता, समझ रहे हो, और इक्विटी भी है इसमें, तो इस केस में क्या होगा मेरा कंपाउंड। हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट लिख दिया इन्होंने, कंपाउंड ही बोलना, आप तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही लिखना। ठीक है, इन्होंने हाइब्रिड पता नहीं क्यों सोच के लिखा। एक फिफ्थ इलस्ट्रेशन पे चलिए जल्दी से।
इसी थर्ड यूनिट की फिफ्थ इलस्ट्रेशन। ये पहुंच गया, छोटी सी है। D Limited issues preference shares to G Limited. The holder has an option to convert these preference shares to equity instruments of the issuer anytime up to a period of 10 years. मतलब कि इसने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, होल्डर के पास ऑप्शन है, मतलब कि सामने वाली पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो कन्वर्ट कर सकता है इनको इक्विटी शेयर्स में। मतलब कि मेरे पास आके इक्विटी शेयर मांग सकता है, मतलब डी लिमिटेड के पास, मैं डी लिमिटेड हूँ, मेरे पास आके वो इक्विटी शेयर्स मांग सकता है, या फिर वो मांगने नहीं आया तो मेरे को उसको 10 साल के बाद कैश देना पड़ेगा। ये सेम ही है उसके जैसा ही, ठीक है। एग्जामिन करो इस इंस्ट्रूमेंट को, क्या है, कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है, क्योंकि उसको मैंने दोनों चीजें देनी पड़ सकती है, फाइनेंशियल एबिलिटी, ठीक है। इधर इन्होंने वो देखा कि फर्स्ट कंपोनेंट तो इनका फाइनेंशियल एबिलिटी है, क्योंकि वो कैश भी मांगने आ सकता है। ये देखो, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन दैट इज कंडीशनल ऑन एक्सरसाइजिंग इट्स ऑप्शन टू रिडीम। अगर वो कैश देना पड़ेगा तो वो फाइनेंशियल एबिलिटी, और अगर उसको शेयर देना पड़ेगा तो इक्विटी हो गया, कन्वर्जन ऑप्शन विद होल्डर। तो इसमें इन्होंने एक का ही बोला, इन्होंने अधूरा आंसर दे रखा है, क्योंकि इन्होंने टॉपिक ये बाद में स्टार्ट किया था, अभी ये अभी तक नहीं आया था, तो इन्होंने उस वजह से ये किया, अदरवाइज ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है जी। और अभी चलते हैं दोबारा से एक बार नोट्स पे जाके एक बार थोड़ा देखते हैं क्या करना है। ये वाला हो गया हमारा दंडना दंडन, ये इलस्ट्रेशन ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। एक इलस्ट्रेशन ये वाली है, ये मैं आपको कराऊंगा, एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन उसके बाद, ठीक है। अभी ये कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, डिफरेंसेस मैं सोच रहा हूं कि इसको करवा ही देता हूं, ठीक है। अभी तक जो हमने करके आए हैं उसी का उसी का ही डिफरेंस वगैरह है। इसके अंदर तो देखो, एसेट के केस में तो मेरे पास एक राइट होता था, मेरे पास हक होता था, और लाइबिलिटी के केस में मेरी एक ऑब्लिगेशन होती है उसको डिलीवर करने की, ठीक है। एक इसमें रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है, सिर्फ कोई ऑब्लिगेशन वगैरह नहीं होती, ठीक है। अब इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है रिसीव करने का, और यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होती है डिलीवर करने की। यहाँ पे राइट था कौन सा, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। अगर इसकी जगह कोई और राइट होगा तो वो इसमें कवर होगा नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होना चाहिए आपके पास टू रिसीव क्या, कैश या फाइनेंशियल एसेट। उसी का ही डिफरेंस दिखा रखा है। और इस केस में था मेरा, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन था, इसकी जगह अगर मान लो कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता, तो मतलब कि कैसे एसेट फाइनेंशियल एसेट देने की मेरी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती, तो उसको नहीं, उसको फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं कहेंगे, वो इस इंडेक्स से बाहर है। अगर मैं कहूं कि मेरी कोई कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जैसे कि मैंने एक ऐसा कुछ मेरा कस्टम बना रखा है कि मतलब कि ऐसा कस्टम बना रखा है कि मैं देता ही आ रहा हूं, जैसे कि मैं हर बार दिवाली पे कुछ आपको पैसा देता हूं बोनस, बट मेरी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअली ऑब्लिगेशन नहीं है। एक मेरा ये है कि हाँ हर बार देता हूं तो इस बार भी आप देना ही दूंगा ही, ठीक है, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। हर बार देता आया हूं, हर बार ही दे रहा हूं, ठीक है, बट इसमें मेरा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि देना ही देना है, समझ रहे हो। ये मेरा एक कस्टम चलता आ रहा है कि मैं आपको देता ही हूं, तो उसको यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं कहेंगे, समझ रहे हो। यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रही है, तो समझ रहे हो। यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है अगर, ठीक है, तो उस केस में इक्विटी, इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये देख लेना। ये सेटलमेंट यहाँ पे वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में होता है, यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स में होता है, और फिक्स्ड कंसिडरेशन होती है, फिक्स्ड फॉर वेरिएबल, यहाँ पे फिक्स्ड फॉर फिक्स, यहाँ पे अदर देन फिक्स्ड फॉर फिक्स्ड कर दो आप सब जगह। वेरिएबल फॉर फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल फॉर वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फिक्स्ड उसमें, तो ठीक है। अभी हमारा यहाँ तक का सारा टॉपिक बड़ा जबरदस्त तरीके से कवर हो चुका है, ठीक है। इसको जल्दी से रिवाइज कर लेना, इसके बाद हमारा इंडेक्स 109 वाला पोर्शन बहुत जबरदस्त तरीके से स्टार्ट होने वाला है कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है, कैसे उसका क्या मॉडल रहेगा, आगे बहुत सारे मतलब कि चीजें बड़ी जबरदस्त बना रखी हैं यार, मजा आ जाएगा। बस चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर से बताना कि लेक्चर कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते हो कोई भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।